नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज सिर्फ इलेक्शन नहीं हुआ, और भी बहुत सारी खबरें हैं, तमाम खबरें हैं जो कि जरूरी हैं। तो इलेक्शन के नतीजे तो हमने आपको दिन भर दिखाए, उसके साथ साथ और भी कुछ खबरें हैं जिन पर बहुत ही डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से एक एक करके इन सारी खबरों का हवाला आपको देंगे और उन खबरों के पीछे छुपी हुई खबर के बारे में भी बताएंगे। देश में चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग, उसके बारे में बात करेंगे। चुनाव तो हुआ, लेकिन चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब इस आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने के लिए एक आदेश दिया। आदेश क्या है, ये देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यों की एक कमेटी करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को समान संरक्षण प्राप्त होगा और हटाने की समान प्रक्रिया होगी। यानी ये तीनों अब महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाए जा सकते हैं। यानी कि ये जब पूरा बेंच बैठेगा तभी वो हटाए जा सकते हैं, वरना नहीं। अपने आप से सरकारें तय नहीं कर सकती, जो अब तक होता था। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तरह महाभियोग से हटाया जा सकता था। अब तीनों आयुक्तों के लिए एक ही नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा आदेश में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र सचिवालय बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही एक स्वतंत्र बजट रखा जाए। चुनाव आयोग के पास नियम बनाने की ताकत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको एक एक करके वो बताते हैं। संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने, और यह जरूरी पॉइंट है, उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून नहीं बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस मामले में संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगा। यानी कि एक बार संसद अगर कानून बना लेगी, उसके बाद फिर यह नियम लागू नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनका केंद्र सरकार ने विरोध किया था, जबकि विपक्ष ने उनका समर्थन किया था। सबसे पहले 2015 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और 2018 में दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने फिर इस पर एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को संविधान पीठ को भेज दिया। पिछले साल नवंबर में जब कोर्ट में इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी पर सवाल उठाए। उनकी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूरी कर दी गई थी। इस सब के बीच में चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आ गया। आइए सुनते हैं कि अश्विनी उपाध्याय का इस पर क्या कहना है। अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट किया करती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट किया करती थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कोलिजियम के थ्रू होगा, जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और CGI होंगे। उसका जो दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इनके पास इक्वल राइट नहीं है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, इक्वल सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये हो गया कि 3 के तीनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होगी एक होगी और वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, इम्पीचमेंट होगी। तीसरा जो लैंडमार्क हुआ है कि अभी इनके पास पैसा नहीं होता था, बार बार पैसे के लिए इनको सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अभी इनका इंडिपेंडेंट बजट हो जाएगा।
आज जो फैसला है इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से देख रहे हैं? ऐतिहासिक फैसला, बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र के ऊपर बहुत असर डालेगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के इशारों पर नाच रहा था और उसका एक कारण ये था कि सरकार जिसको चाहे बना देती थी। और आइए आप सुनते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कहा। They can only save the country right now. It is only Supreme Court, our highest judiciary, who are the pillar of the democracy. We are pleading this from since long. Trinamool Congress is pleading this since long, and I am really happy that Supreme Court has given that verdict. It's a moral victory of the people. सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो पूरे भारत की जो हमारी चुनाव प्रणाली है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको सुदृढ़ बनाएगा। क्योंकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में उसको हाईजैक करने में, चुनाव का जो हमारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, पूरे देश में इन्होंने हमारे इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया। अब ये बेहतर है कि सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर साहब और एलओपी ये मिलकर जब फैसला करेंगे तो ऐसे निष्पक्ष नाम आएंगे जो ब्यूरोक्रेसी से निडर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मर्यादाएं हैं उसको बनाए रखने वाले जब अफसर इस जिम्मेदारी पे बैठेंगे तो हमारा लोकतंत्र, हमारा देश और मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के इस अहम फैसले के दौरान चुनाव प्रक्रिया और सत्ताधारी दलों की भूमिका को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां भी की। उसमें से कुछ अहम टिप्पणियां हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं और उस पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये जरा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, राजनीति में पैसे की ताकत और आपराधिकरण बहुत बढ़ा है, किसी से छुपा नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, कोई भी सत्ताधारी दल हो, उसकी ना मिटने वाली भूख अपने मनमाफिक आयोग द्वारा लगातार सत्ता में बने रहने की होती है। कितनी पावरफुल ऑब्जर्वेशन। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना होगा, वो निष्पक्षता का दावा करते हुए अनुचित काम नहीं कर सकता। किस तरफ इशारा है सुप्रीम कोर्ट का, सोचिए। लेकिन ये टिप्पणियां हैं, ऑर्डर में नहीं है, ये भी आपको बता दूं। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने को बाध्य है। चुनाव प्रक्रिया का लंबे समय तक लगातार दुरुपयोग लोकतंत्र को कब्र की ओर ले जाने का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लोकतंत्र लोगों की ताकत के साथ पूरी तरह गुंथा हुआ है। जो व्यक्ति खुद को नियुक्त करने वाले के प्रति अत्यंत कृतज्ञ और बाध्य हो, वो राष्ट्र की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की उस चुनाव प्रक्रिया में जगह नहीं है जो लोकतंत्र की बुनियाद है। वोट की ताकत सर्वोच्च है, जो सबसे ताकतवर दलों को भी हटा सकती है। लोकतंत्र तभी कामयाब होगा जब सभी संबंधित लोग चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए काम करें। लोकतंत्र में सत्ता पाने का माध्यम पवित्र रहना चाहिए और उसे संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। और एक टिप्पणी मीडिया के लिए भी है। मीडिया के एक बड़े धड़े ने अपनी भूमिका त्याग दी है और वो पक्षपाती हो गया है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इसीलिए काफी अहम है। आप देख रहे हैं कितने सारे ऑब्जर्वेशंस मीडिया पर भी टिप्पणी कर दी, और ये इसलिए जरूरी और अहम हो गया है क्योंकि लगातार कई साल से चुनाव आयोग में कामकाज को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। जैसे पिछले 4-5 साल में तो कुछ मसले जो उठे हैं वो हम आपको जरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं। नंबर 1, अक्टूबर 2018 प्रधानमंत्री की रैली के कारण राज्यों के चुनाव कार्यक्रम के ऐलान में देरी का आरोप। अजमेर में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री की रैली के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 12 से 3 बजे करने का आरोप। दूसरा, मई 2019 चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन पर पैनल में विरोध के नोट्स सार्वजनिक करने को कहा।
चुनाव आयोग का विरोध से जुड़े नोट्स सार्वजनिक करने से इनकार हो गया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। लवासा, अशोक लवासा जो हैं वो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले से अलग हट गए। लवासा ने आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन चिट का विरोध किया था कि मैं क्लीन चिट नहीं देता, और वो चाहते थे ये नोट्स पब्लिक हों, लेकिन वो हुए नहीं। तो ये एक मामला हुआ। तीसरा मामला, नवंबर 2022 में अरुण गोयल को बड़ी ही तेजी से, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था, चुनाव आयुक्त बनाने पर सवाल उठे। अरुण गोयल की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सरकार ने 24 घंटे के अंदर पूरी कर ली, इतनी रिकॉर्ड स्पीड पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात जाहिर की। अगली जनवरी 2023 में, यानी कि अभी इसी साल, विपक्षी दलों ने रिमोट वोटिंग मशीन की जरूरत को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, और फरवरी 2023 में, यानी कि अभी पिछले ही महीने, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान दोनों शिंदे गुट को दिया। उद्धव गुट और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए। यह तो महज हाल है, और आप देख रहे हैं कि ये जो फिलहाल के जो कुछ मुद्दे हैं और विवाद हैं वो सामने हमने रखे हैं। इससे पहले और भी आरोप लगे। कई बार तमाम आरोपों का सामना चुनाव आयोग करता रहा है। अब आपको कुछ और इतिहास में ले चलते हैं और चुनाव आयोग आज जैसा है वैसा कैसे बना ये याद दिलाते हैं आपको, क्योंकि एक चुनाव आयोग का दौर वो भी था जब ये कहा जाता था कि इसमें तो टाइगर रहे, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आजादी के करीब 4 दशक बाद तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी जिसमें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं होते। सन 89 में लोकसभा के चुनावों से पहले राजीव गांधी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री के साथ अपने मतभेदों के चलते, और ये इतिहास है जिसके बारे में लगातार टिप्पणी होती रहती है, एक अधिसूचना के जरिए चुनाव आयोग में 2 पद और बना दिए, इलेक्शन कमिश्नर्स। लेकिन कांग्रेस के चुनाव हारते ही वीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा सरकार ने उस अधिसूचना को खारिज कर दिया। सन 91 में वीपी सिंह सरकार ने कानून में एक संशोधन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया जिनका दर्जा हाई कोर्ट के जज के बराबर है। वो चुनाव आयोग में टीएन सेशन का दौर था। टीएन सेशन, इसी टाइगर के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक दौर है, ऐसा बताया जाता है कि टीएन सेशन का दौर। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन की याद हर किसी को है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए, इस जनरेशन में जो लोग नहीं जानते। भारत में निर्वाचन आयोग के काम को उनके दौर में एक पहचान मिली। चुनावों के दौरान टीएन सेशन और उनकी सख्ती सबकी जुबान पर होती थी। पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी चुनावों के दौरान उनकी सख्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उनकी नियुक्ति के करीब 3 साल बाद अक्टूबर 93 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यों का बनाने का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के साथ एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। सरकार ने कानून बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ओहदा दे दिया, दर्जा, और रिटायरमेंट की एज जो है उसको 65 कर दी, 65। उन कानून के बाद तीनों के फैसले लेने की शक्ति बराबर हो गई और यह माना गया कि अगर किसी मुद्दे पर विचार भिन्न हुए तो बहुमत के विचार को माना जाएगा। टीएन शेषन ने तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और यह दलील दी थी कि उनकी शक्तियों को कम करने की सरकार की ये जो कोशिश है वो ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। वही सुप्रीम कोर्ट जो आज ताकत देने की बात कर रहा है। तब से ही चुनाव आयोग में नियुक्तियां जो हो रही हैं उसका तरीका बदल गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में बदल दिया। यानी कि जो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई वो आज सुप्रीम कोर्ट से ही बदली। एक और खास बात, टीएन शेषन ने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया
लेकिन उसके बाद किसी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उनको मिला ही नहीं। आपको दिखाते हैं एक नजर तब से लेकर अब तक के मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल पर। तो टी.एन. शेषन 6 साल, जे.एम. लिंगदो 2 साल 3 महीना, टी.एस. कृष्णमूर्ति 1 साल 3 महीने, वी.वी. टंडन 1 साल 1 महीना, एन. गोपालस्वामी 2 साल 10 महीने, नवीन चावला 1 साल 3 महीने, एस.वाई. कुरैशी 1 साल 11 महीने, वी.एस. संपत 2 साल 6 महीने, एच.एस. ब्रह्मा 3 महीने 2 दिन, इतना कम, नसीम जैदी 2 साल 3 महीने, ए.के. ज्योति 6 महीने और 4 दिन। आप देख रहे हैं कहां 6 साल और कहां महीने। ओपी रावत 11 महीने 22 दिन, सुनील अरोड़ा 1 साल 4 महीने, सुशील चंद्रा 1 साल 1 महीना, राजीव कुमार मई 2022 से अब तक। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त के काम की अवधि और इसकी बात नहीं है। इस फैसले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का क्या कहना है, आइए आपको सुना। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है और इसकी तो मांग हम पिछले 20 साल से कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन और ड्यूरिंग सर्विस और रिटायरमेंट के बाद हमारे फॉर्मर सीसी और इंक्लूडिंग मी कितनी बार हमने इस पे बात की है और मैंने तो इस पे कई आर्टिकल लिखे हैं। ये तो बहुत ओवरड्यू था और मुझे खुशी है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और ये ऑर्डर कर दिया कि कोलिजियम होना चाहिए। कोलिजियम कोई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, देश में ऑलरेडी सीवीसी, सीआईसी, इसके लिए कोलिजियम सिस्टम एक्ट में प्रोवाइडेड है, चलता ही है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम शुरू कराया था, वो चल रहा है। जजेस की अपॉइंटमेंट कोलिजियम से होती है, लेकिन वो चलो टोटली जुडिशियल कोलिजियम है। लेकिन बाकी के तो कोलिजियम ये वही हैं जो अभी सजेस्ट किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। इससे न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन की जो वो छवि है वो और मजबूत होगी। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। आपका बहुत बहुत स्वागत मुकुल जी। आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? इलेक्शन कमिश्नर का टर्म अगर छोटा होगा इस तरीके से, हालांकि उसका इस जजमेंट में कुछ कहना नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हमेशा सरकार के पक्ष में बात रखेगा, तो ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए। देखिए, जहां तक आज का फैसला है, मैंने आपके इंग्लिश शो में भी बोला, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्यों? आर्टिकल 324 में लिखा है कि जब तक कानून पार्लियामेंट ना बनाए तब तक इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति संविधान में उसका मतलब है, राष्ट्रपति का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो केंद्रीय सरकार को हक है बनाने का जब तक पार्लियामेंट कोई कानून ना करे। पिछले 70 साल में कानून नहीं हुआ, लेकिन आप ये जहन में रखिए कि पिछले 70 सालों में इलेक्शन कमीशन ने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है, काबिले तारीफ किया है। इतना बड़ा मुल्क है, इतने इलेक्शन सारे टाइम हो रहे होते हैं, चाहे असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, कभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और पिछले 20-25 सालों में कोई बूथ कैप्चरिंग वगैरह की एलिगेशन नहीं हुई। तो इसलिए ये डाउट करना कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है लेकिन कल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अरे भाई, अगर कल प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जिस दिन आदमी बीमार होगा उसी दिन तो दवाई दी जाएगी, आज देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं बॉटम लाइन ये कहता हूँ कि अगर कुछ ना कुछ कोर्ट को पॉजिटिवली करना था, चाहे पिछले 50 साल का जो असेसमेंट है उसमें कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है, बट अगर करना भी है तो मेरे हिसाब से कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि एक कमेटी बना दे, उस कमेटी के मेंबर नॉमिनेट कर दे जिसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो।
कि ये 3 की कमेटी बनेगी और इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से बनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कानून को टेस्ट करे जो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये कानून बनाने की व्यवस्था जो कोर्ट ने करी है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। और अगर ये होना भी था तो मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी कहा आपकी इंग्लिश चैनल पे, रादर देन एक कमिटी बनाई जाए और उसमें नाम दिए जाएं कि कौन कमिटी में बैठेगा। ये देखिए, कमिटी में बैठना या नहीं बैठना कानून का काम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम नहीं है कि वो कानून में कमेटी में बैठे जब तक कोई कानून ना कहे, या प्रधानमंत्री इस कमेटी में बैठे जब तक कोई कानून ना कहे। कानून सबसे ऊंचा है। बट अगर कुछ होना भी था तो ये कमेटी बनाने की बजाय, इतने आगे जाने की बजाय ये कह दिया जाता कि केंद्रीय सरकार को हिदायत दी जाती है कि वो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रूल्स निकाले जिसके मुताबिक एलिजिबिलिटी सेट करी जाए, जिसके मुताबिक किस टाइप की एक्सपर्टीज हो वो सेट किया जाए और उसके बाद सिलेक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल जी, लेकिन देखिए ये आपने अपनी बात जरूर रखी। आप कह रहे थे कि जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर दवाई क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक कोर्ट का ये आदेश है। तो आप क्यों इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं? आपने ये बोला कि उनको अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का, तो वो कहां कह रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं? तो कह रहे हैं संसद जब तक नहीं बनाती है तब तक। ठीक है कि रहेगा तब तक जब तक पार्लियामेंट कानून बनाएगा, लेकिन तब तक भी इस तरह की कमेटी बनाना ये कमेटी कहां से आई है? 70 साल से नहीं बना ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कमेटी होनी चाहिए। कमेटी इन्होंने कहां से ली है? इन्होंने लोकपाल के बिल से ली है। लोकपाल में ये कमेटी है, तो ये वो तो कानून से, पार्लियामेंट से बनी हुई है। ये कमेटी वहां से उठा के यहाँ क्यों लाई जा रही है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम कोई कानून बनाना थोड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से, अगर एंजाइटी थी कि भाई ये एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट चीज होनी चाहिए, 70 साल से नहीं हुआ, सरकार को हिदायत दी जा सकती थी कि भाई जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा तब तक आप एक ट्रांसपेरेंट सेट ऑफ रूल्स बना दीजिए। हर जगह रिक्रूटमेंट होती है। अब मुकुल जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। आप जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे चुनाव कराए, निश्चित रूप से कराए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आरोप नहीं लगे। विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने भेदभाव की कार्रवाई की है, और सबसे ताजा उदाहरण है अभी ये शिवसेना सिंबल देने का। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अगर चुनाव आयोग में सुधार हो रहा है तो उसकी गुंजाइश है? आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन सुधार का कानून पहले ही आ जाना चाहिए था? वरना एक आलोचना यह भी हो सकती है कि हर चीज कोर्ट ही तय क्यों कर दे रहा है। हमने हमेशा मुकदमे करे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डरों के खिलाफ। एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। जो हारने वाली पार्टी होती है, जिस अदालत में होती है, वो हमेशा कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन मिल गई है, इलेक्शन कमीशन प्रेजुडिस्ड है। आई मीन ये नेचुरल फीलिंग है। हारने वाला बाय एंड लार्ज, इलेक्शन कमीशन क्यों ले रहे हैं आप कोई लीगल फैसला ले लीजिए, आप हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ट्राइब्यूनल्स का कोई भी फैसला ले लीजिए। जनरली हारने वाली पार्टी डिससेटिस्फाइड रहती है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उसने देखा नहीं, या फैसला ठीक से नहीं किया, या ये है या वो है। तो ये दिस कांट बी अ ग्राउंड कि ये आपने ऑपोजिशन ने ये कहा या वो कहा। पिछले 70 साल का तो आप देखिए ब्यौरा। मैं 70 साल की बात कर रहा हूँ और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इस कंट्री में हर 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन होता है। आपने सुना है कोई बूथ कैप्चरिंग हो रही है? आपने सुना है अभी जो आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने बोला है? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए आरोप ऐसा भी नहीं, कल का, परसों का कितने इलेक्शन हुए? मुकुल जी, ऐसा भी नहीं है कि आरोप नहीं लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एकदम ही बिल्कुल वो चुनाव कराते हैं और लगातार चुनाव कराते रहते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष से ही नहीं, चुनाव आयोग के अंदर से भी आवाजें आई। 2019 में अशोक लवासा ने कहा था कि डिसेंट नोट पब्लिक हो, और वो नहीं हुआ तो उन्होंने ये सवाल उठाए। यानी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी ये सुधार की आवाजें आ रही। एक मुद्दा पिछले 70 साल में, एक इरिटेंट
जिससे जो आप जिक्र कर रहे हो, इसका ग्राउंड नहीं हो सकता कि इसको हटाने के लिए आप इतना बड़ा ऑर्डर कर दो और इस तरह की पॉलिसी या कमीशन बना दो। यू सी, हर चीज, इंग्लिश में कहावत है, यू डोंट यूज ए हैमर टू किल अ फ्लाई। हर चीज का अप्रोप्रिएट रिएक्शन होता है। हो सकता है लवासा जी के इशू में कोई इशू रहा हो, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैं, कितने आए कितने गए, कितने इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमिश्नर आए, अब मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। तो इतने सालों से जब चल रहा है तो ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आपने सरकार की पावर लेके हटा दिया और एक कमेटी बना दी? ये कमेटी कहाँ से उतरी है? आई मीन, इस कमेटी का बेसिस क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, क्यों प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलओपी, क्यों उसमें कोई और आदमी क्यों नहीं आ सकता? पब्लिक का आदमी क्यों नहीं आ सकता? ये बात तो आपकी सही है। सोशल वर्कर नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता भाई? ये कहाँ लिखा है कि ये 3 ही करेंगे? हाँ, नहीं, क्या सैंक्टिटी है इसकी? इसीलिए मुकुल जी देखिए, तो इनके कई मुद्दे और सवाल उठते हैं। देयरफॉर द बेस्ट सोल्यूशन वाज कि आप सरकार को कहिए प्रॉपर नॉर्म्स बनाएं, एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स बनाएं। वो तो अभी भी हो सकता है। बने जो देर अच्छे आदमी ऊंचे स्तर के लिए जाएं और वो नॉर्म्स बना के कोर्ट के सामने रख दिए जाए। मैटर उसको पेंडिंग रखा जा सकता था कि आप नॉर्म्स बना के हमारे पास लाइए, हम देख लेंगे। पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जी मुकुल जी, लेकिन सरकार ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी बोला है कि आप पार्लियामेंट में कानून ले आइए, तब तक ये व्यवस्था। तो वो सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वो अभी भी हो सकती है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये दूसरी खबर में भी आपसे कुछ सवाल पूछने थे। अमेरिका के शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद उद्योग समूह अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट के मुद्दे की गहराई से जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों का एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके और शेयर बाजार के नियमन से जुड़े कानूनों की समीक्षा की जा सके। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया था, जिसका अदानी ग्रुप के पूरी ताकत से खंडन किया और इसे भारत, उसकी संस्थाओं और उसके विकास की कहानी पर एक सोचा समझा हमला बताया। इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी की जांच की मांग कर रहे थे और मामले को लेकर कई दिनों तक संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के साथ गतिरोध भी बना रहा। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए आज एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया। पूर्व जज जस्टिस एएम सप्रे इस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष होंगे। यह कमेटी बाजार नियमन और वैधानिक ढांचा मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। हाल में बाजार की उठापटक की वजहों का भी आकलन करेगी। बाजार नियमन में नाकामी की आशंका की जांच भी करेगी। निवेशकों को जागरूक बनाने के उपायों की जांच करेगी। शेयर कीमतों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की भी जांच करेगी, यानी कि वो सारी चीजें जो आरोप लगे हैं उस सब की जांच ये समिति करेगी। और कमेटी, और ये सबसे रोचक बात है, 2 महीने में सील बंद रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर वो अपना फैसला दे देगी। सेबी की मौजूदा जांच चलती रहेगी, जो वो जांच सेबी कर रही है। सेबी को 2 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है कि ये नहीं कि आप अनंत काल तक चलाते हैं, जल्दी से टाइम बाउंड मैनर में उसको पूरा कीजिए। सेबी देखेगी कि लेन देन उजागर करने में कोई नाकामी तो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए, जो हमने आपको बताया, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं जस्टिस सप्रे के अलावा, वो आपको बताते हैं। पहले तो उन्हीं से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एएम सप्रे, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जस्टिस सप्रे कौन है? निजता के अधिकार वाले फैसले में ये शामिल रहे। इसके अलावा जस्टिस जेपी देवधर, आप रिटायर्ड हैं, आप बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, आप पूर्व स्थायी वकील हैं आईटी विभाग। उसके बाद ओपी भट्ट, आप पूर्व चेयरमैन हैं एसबीआई के, ओएनजीसी के, हिंदुस्तान यूनिलीवर बोर्ड के स्वतंत्र निवेशक हैं। यह क्यों जरूरी हो जाता है ओपी भट्ट जी के बारे में वापस जाते हैं, क्योंकि एक्सपोजर टू पब्लिक मनी
एक बहुत बड़ा आरोप है जो कि लग रहा था कि पब्लिक का पैसा उसमें जा रहा है, तो पब्लिक बैंक के एक पूर्व चेयरमैन उसमें शामिल होना, यह एक बहुत बड़ी बात है। ये हैं ओपी भट्ट। अब आइए रुक करते हैं केवी कामत, पूर्व प्रमुख आईसीआईसीआई बैंक, पूर्व प्रमुख डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज और स्वतंत्र निदेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये एक नाम, ये सब नामी गिरामी लोग हैं। अगला नाम नंदन नीलेकनी, सह संस्थापक और बोर्ड अध्यक्ष इंफोसिस और आधार योजना की संस्था UIDAI के संस्थापक अध्यक्ष, ये भी एक नाम है। सोमशेखर सुंदरेसन, माफ कीजिएगा, ये प्रतिभूति और नियमन विशेषज्ञ, भारतीय वित्तीय कोड तय करने में ये शामिल थे। हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति केंद्र से लंबित। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अदानी ग्रुप ने स्वागत किया है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने एक ट्वीट में लिखा कि अदानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। इससे समयबद्ध तरीके से नतीजे आएंगे, सत्य की जीत होगी। ये उन्होंने अपना वर्जन दे दिया। अदानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाए जाने पर हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रायन करंजेवाला की भी राय जानी। Certainly expect it to be an action-oriented committee because this is not the kind of committee that will not give its views in a forthright and hard-hitting manner. I certainly expect that at some stage the Supreme Court will at least let part of what is stated in the report be known to the public, especially the action, especially on parts in which they want action to be taken. So I feel that overall it will meet with the expectations of the world at large. मुकुल रोहतगी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में समिति का गठन किया है, आपको लगता है कि जो मैंडेट इनको दिया गया है वो डायरेक्शन ठीक है और ये सबको मान्य होनी नहीं चाहिए? अब जैसे इसमें जस्टिस सप्रे हैं, जस्टिस देवधर हैं, पूर्व चेयरमैन SBI हैं, केवी कामत है, नंदन नीलेकनी है, आपको लगता है ये क्रेडिबल फेसेस हैं और इनसे सवाल नहीं उठेगा इनकी क्रेडिबिलिटी पर? मेरे हिसाब से ये फैसला अडानी हिंडनबर्ग वाले मुकदमे में बिल्कुल अहम और सही है। जल्दी करना, स्विफ्टली करना, मार्केट की खामियां पता करना, हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है या गलत ये देखना कि लाखों लोगों की संपत्ति आधी रह गई है, मार्केट हिल गई है, इसके लिए इस तरह का पैनल बनाना बिल्कुल सही है। इसमें कोई वो मुद्दा नहीं है जो हम इलेक्शन कमीशन वाले मुद्दे में बात कर रहे थे। और जो नाम इन कोर्ट ने भरे हैं वो सारे बढ़िया और क्रेडिबल नाम हैं अपने अपने फील्ड में। जहाँ तक 2 जज हैं और 1 वकील है, मैं अपनी ज़ाती तौर से उनको जानता हूँ 20 सालों से, और वो सारे फर्स्ट रेट नेम्स हैं, चाहे जज हो, वकील हो या पाइनियर हैं जैसे नीलेकानी साहब हैं या कामत हैं या मिस्टर भट्ट हैं, सीनियर पोस्ट में रह चुके हैं। कोई उनके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। ये बढ़िया कमेटी है, इस कमेटी का रिमिट बहुत बढ़िया है और मेरी डिज़ायर है कि ये कमेटी जल्दी से जल्दी सब मुद्दों को देखे और एक रिपोर्ट दे कि वे फॉरवर्ड क्या है। मुकुल जी, विपक्ष का कहना है कि जेपीसी की जांच जरूरी है। ऐसे में कोर्ट की ये जो इस टाइम बाउंड समिति की जो रिपोर्ट होगी, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जेपीसी की मांग जो है वो पार्लियामेंट के जहन में है। ये मांग जो थी ये कोर्ट में थी और कोर्ट ने अपना कर दिया। जेपीसी हो या ना हो, जहाँ तक ये है ये तेज चलेगी कमेटी और अपना रिपोर्ट देगी। जेपीसी होनी है या नहीं होनी उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो संसद का काम है, संसद चाहेगी तो होगी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि ये विकल्प जो है वो जेपीसी को रिप्लेस नहीं कर सकता या ये वाकई जेपीसी से बेहतर विकल्प है? आपका क्या मानना है? अनडाउटेडली देखिए, जेपीसी जो है वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। इसमें पहला इशू ये है, पॉलिटिकल नहीं है ये, इसमें पॉलिटिकल इशू बिल्कुल नहीं है। बेसिक इशू ये है कि भाई अडानी की कंपनी ने अपने शेयर ठीक से
उसकी लिस्टिंग हुई है, कोई गड़बड़ हुई है कि नहीं, हिडन रिपोर्ट जो है वो सही है कि नहीं, हमारी मार्केट इस तरह की हिल गई, उसको मजबूत करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए ये बिल्कुल अहम फैसला है। मुकुल रोहतगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं। आज दिन भर सुबह से जो हमने आपको खबर दिखाई, चुनावी नतीजे देखिए, एक बिगुल बज गया है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 आज हो गए, और ये 3/3 हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो इस तरीके से कि त्रिपुरा में सरकार बनी, नागालैंड में बनी, और मेघालय में गठबंधन की सरकार बनी। भले ही वो 3 ही विधायक हैं बीजेपी के, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि अब यूडीपी के साथ मिलकर के एनपीपी की सरकार वहां पर बनेगी। यानी कि एनडीए गठबंधन और बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में जो यथास्थिति थी वो बरकरार है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? इसके विपक्ष के लिए क्या मायने हैं, सरकार के लिए क्या मायने हैं, विपक्षी एकता के लिए क्या मायने हैं, और सरकार के लिए आगे के लिए क्या सीख है? क्या आगे के चुनावों में इसका असर है, और 2024 पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये सारी चीजें, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि लगातार उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, और उन्होंने एक चीज बताई। विपक्ष को कह रहे थे, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे जीतते हैं और सवाल उठाते हैं और ईवीएम का याद आता है, उनको मैं त्रिवेणी मंत्र देता हूं बीजेपी के जीतने का। वो मंत्र क्या था, जरा ये सुनिए। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति, और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। ये त्रिवेणी मिलकर भाजपा की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। हमने देश को एक नई राजनीति दी है, राजनीति की एक नई संस्कृति दी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। हमारे काम के तौर तरीकों में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सबके विकास में भरोसा करते हैं। 24 की लड़ाई शुरू हो गई और अभी 6 चुनाव और बाकी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हैं। हाथरस में दलित युवती की गैंगरेप और हत्या के मामले में गुरुवार को हाथरस के एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया। पीड़ित परिवार फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया था। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद आई चोटों से चल बसी दलित युवती के शव का अंतिम संस्कार यूपी प्रशासन ने परिवार की मर्जी के खिलाफ कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद सियासत भी काफी जबरदस्त हुई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पैदल चलने की शुरुआत कर दी थी जब यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया था पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। जयंत चौधरी जब मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई थी। ये पूरा हत्याकांड यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बना था।
इस पर आगे भी सियासत होगी, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल बोलने लगे हैं, जिसमें से एक भीम आर्मी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी और सीबीआई ने पीड़ित युवती के ही पड़ोसी अगड़ी जाति के संदीप, रामू, रवि, लवकुश को हत्या और बलात्कार की धाराओं में आरोपी बनाया था। लेकिन कोर्ट ने 3 आरोपियों रामू, रवि और लवकुश को क्लीन चिट दे दी है और संदीप को सिर्फ गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। आजीवन कारावास की सजा हुई है संदीप सिसोदिया को और SC/ST एक्ट में भी उसका कन्विक्शन हुआ है और 3 को इसमें बरी कर दिया गया है। उन 3 के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे डेफिनेटली इसमें, और साथ ही अभी जजमेंट हमारे पास है, उसका देखेंगे कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, रेप के धारा में क्यों कन्विक्शन नहीं किया, अन्य धाराओं में और जो लगाई हुई थी सीबीआई ने और चार्ज जिन धाराओं में फ्रेम हुआ था उसमें क्यों कन्विक्शन नहीं हुआ। ये सारा जजमेंट देखने के बाद फर्दर हम फिर आपसे बात करेंगे। अपनी इकलौती बेटी को खो चुके परिवार का फैसले के बाद रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि वो पीड़िता की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करेगा जब तक हाई कोर्ट चारों आरोपियों को सजा नहीं दे देता। नहीं, संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। अपना संतुष्टि जब होगी जब चारों को सजा मिलेगी, चारों को सजा मिलेगी तब संतुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां जो रख रखी है विसर्जित करेंगे? नहीं, उन्हें उनका विसर्जन जब होगा जब चारों को सजा मिलेगी तब। इस हत्याकांड के बाद यूपी प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठे थे। फिलहाल पिछले 3 साल से जेल में बंद 3 आरोपी क्लीन चिट मिलने के बाद जेल से छूट जाएंगे। परिवार का कहना है कि ये आरोपी उन्हें डराने धमकाने का काम करेंगे। हाथरस से सहयोगी अश्वनी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही।